तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल आज देख लिया होगा, थंबनेल में मैंने सारी चीजें बता दिया होगी आज किस टॉपिक पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियाटेक का जो बक सर्किट है, उससे रिलेटेड हम सारी जानकारी लेंगे। मीडियाटेक के फोनों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैंडसेट आते हैं जो डेड कंडीशन में होते हैं। डेड कंडीशन में जब हमारे पास कोई भी हैंडसेट आता है तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल को थोड़ा सा डायग्नोस कर लिया। डायग्नोस करने के बाद हमने देखा मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है, ना वीपीएच में शॉर्टिंग है, ना वीबैट में शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग नहीं है, उसके बाद आपने डीसी सप्लाई पे चेक कर लिया, चार्जिंग पोर्ट लगा के, जो 6 पोर्ट वाला जो डिवाइस है जिसके अंदर एम्पियर दिखता है, आपने वो लगा के चेक कर लिया और थोड़ा बहुत अनुमान लगा के आपने क्या किया, आपको लगा पावर खराब है, आपने पावर चेंज कर ली। आपको लगा सीपीयू रिवॉल्व करना चाहिए, आपने सीपीयू रिवॉल्व कर लिया, आपने रैम रिवॉल्व कर ली, आपने स्टोरेज ऐसी रिवॉल्व कर ली, और ये सब काम करने के बाद भी आपका जो सेट है वो ऑन नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में आज हम लोग ये जानेंगे कि मीडियाटेक का जो ओवरऑल सर्किट होता है उसको जाने बगैर हम कोई भी डेड फोन को रिपेयर करने में सक्षम ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे केसेस में आप सीपीयू रिवॉल्व कर लो, आपका सेट जो है वो ऑन हो जाता है। पावर आईसी रिवॉल्व कर लो, सेट ऑन हो जाता है। पावर आईसी चेंज कर लो, सेट ऑन हो जाता है। लेकिन ये सारी कोशिश करने के बाद भी अगर कभी आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको इसके मीडियाटेक का जो सर्किट है उसका स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस मीडियाटेक के सर्किट को आज समझेंगे और ये देखेंगे क्या हमारे जो मोबाइल में जो आईसी लगी है, जैसे हमारी जो पावर आईसी होती है 6357 सीआरवी, ठीक है, इस आईसी के बारे में जानेंगे जो हमारे मीडियाटेक के मोबाइल्स में लगी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक बोर्नियो यहाँ ओपन कर लिया और बोर्नियो में मैंने रेडमी का 9A वाला मोबाइल जो है उसको ओपन कर लिया हूँ। उस 9A वाले मोबाइल को जब मैंने ओपन किया तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कि यहाँ जो आईसी लगी है इसका नाम क्या है, ये है चार्जिंग आईसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग आईसी, ठीक है। ये चार्जिंग आईसी है, ये हमारा सीपीयू है जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। इस क्योंकि मीडियाटेक का लगा है, ये प्रोसेसर है 6762। जब भी कोई आईसी का नंबर जो है MT67 से स्टार्ट होगा तो ये समझ जाना ये 4G वाला सीपीयू लगा है। 68 से स्टार्ट हुआ तो हम बोलते हैं 5G का सीपीयू है। ये जो यहाँ लगा है ये लगी है रैम, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है दैट यहाँ रैम लगी है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है, बॉटम वाला सर्किट देख लेते हैं। तो यहाँ आपको देखो ये जो आपको आईसी दिख रही है मीडियाटेक MT6357 CRV, ये जो आईसी है ये हमारी पावर आईसी है। उस पावर आईसी की पहचान कैसी है कि उसके आगे ना बहुत सारी आपको कॉइलें लगी हुई दिखेगी। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो पावर आईसी है उसके आसपास जो है कुछ बक कॉइल्स जो है ये लगी हुई है, ठीक है। अब मोटा मोटी ये समझ लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास समझो ये सेट आया है और ये सेट जो है ये डेड है। तो हमारा जो मोबाइल को जानने का तरीका क्या है, ठीक है। हम मोबाइल को जब डेड हमारे पास मोबाइल आता है तो हमको कैसे डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 6 पोर्ट का चार्जिंग जो चार्जर होता है, यूएसबी चार्जर, उसके अंदर की जो केबल है हम क्या करते हैं मोबाइल के अंदर कनेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि एम्पियर का कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो ये समझ लो मोबाइल के अंदर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये इतना अगर कभी कंजम्पशन आता है तो इस केस में हम मोबाइल को डेड माना जाएगा, मोबाइल को हम डेड समझते हैं। तो मेरे पास एक रेडमी 9A का डेड हैंडसेट आया और मैंने जैसे ही देखा कि उसके अंदर 0.3, 0.4 जो है वो चार्जिंग पोर्ट में दिख रहा है। सेकंड हम लोग क्या करते हैं उसको चेक करने के लिए, सेकंड जो हमारा काम होता है हम डीसी पर लगाकर चेक करते हैं। जो हमारा डीसी डिवाइस होता है, ठीक है, डीसी मीटर की रीडिंग में हम क्या करते हैं कि बैटरी कनेक्टर पे डीसी के पावर सप्लाई हम देते हैं। पावर सप्लाई देने के बाद हम ये देखते हैं उसमें एम्पियर का कंजम्पशन कितना जा रहा है। तो उसके बाद जैसे मैं सेट के ऑन ऑफ के बटन को जैसे प्रेस करता हूँ डीसी पर लगाने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने ऑन ऑफ का बटन प्रेस किया तो करंट का कंजम्पशन हुआ समथिंग अराउंड 0.001, 0.002, 0.003 मिली एम्पेयर के आसपास गया। और बाद में जैसे मैंने ऑन ऑफ का बटन छोड़ा तो वो पूरा का पूरा रीडिंग जो है वो 0 पर आ गया। तो इससे क्या करते हैं जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई है ये एक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है इसकी पावर आईसी खराब है, हो सकता है इसका सीपीयू खराब है, हो सकता है ये स्टोरेज आईसी का प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके, फिर बाद में वो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, वो पावर आईसी रिवॉल्व करते हैं, सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, रैम रिवॉल्व करते हैं, स्टोरेज आईसी रिवॉल्व करते हैं और हमारा सेट फिर भी ऑन नहीं होता है। तो इस केस में हमको मीडियाटेक का जो बक सर्किट है उसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम अगर कभी प्रॉपर तरीके से नहीं डायग्नोस करेंगे मोबाइल को तो हमारा सेट जो है वो डेड हो जाएगा। तो सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, अपने मोबाइल से बैटरी निकाल लो। बैटरी निकालने के बाद जो बी टू बी पत्ता आता है, जो बीच वाला पत्ता जो चार्जिंग कनेक्टर को
हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है, उसको आप कनेक्ट कर लो। और जो हमारा यूएसबी पोर्ट वाला जो चार्जर है, उसका जो चार्जिंग केबल है वो आप सर्किट में डाल दो। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है ये चार्जिंग आईसी के पास ये जो कॉइल लगी है इसके ऊपर वीपीएच या फिर वीएसवाईएस, जैसे मीडियाटेक के फोन होते हैं उसके अंदर वीएसवाईएस लिखा होता है, मैं आपको बता देता हूँ लिख के। मीडियाटेक के जितने भी फोन होते हैं, जितने भी मीडियाटेक के फोन होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वीएसवाईएस, वीएसवाईएस। और जितने भी कॉलकॉम के फोन हो गए उसमें वीपीएच लिखा होता है, वीपीएच। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर मैं ये बोलूं दैट ये चार्जिंग आईसी के पास जब वोल्टेज पहुंचा, ठीक है, वी बस का वोल्टेज पहुंचा तो इसने वीपीएच बनाया, ठीक है, या फिर वीएसवाईएस बनाया। तो ये वीएसवाईएस जो है ये कॉइल पर जाएगा। ये जो कॉइल आपको दिख रही है ये हमारी स्विचिंग कॉइल है। अब एक बात दिमाग में रखना था, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें जितने भी टीचर्स है वो ये बोलेंगे ये जो स्विचिंग कॉइल है ये स्विचिंग कॉइल है, बार बार आपको बताएंगे स्विचिंग कॉइल है। एक्चुअल में क्या होता है, स्विचिंग जो है हमारी आईसी करती है और स्विचिंग वोल्टेज जो है वो कॉइल पर जाता है, ठीक है, एंड कॉइल के थ्रू वो स्विचिंग वोल्टेज जो है वो आगे निकलता है। तो ध्यान में रखना दैट स्विचिंग का काम जो है वो इसका होता है आईसी का, ठीक है। तो जब तक आईसी स्विचिंग नहीं करेगी तब तक हमारे कॉइल पे स्विचिंग वोल्टेज आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब यहां से जो कॉइल है इस पर अगर मैंने चेक कर लिया तो यहाँ मुझे वीएसवाईएस वाला वोल्टेज जो है मिल गया। तो ये जो वीएसवाईएस वाला वोल्टेज है या फिर वीपीएच वोल्टेज है वो इस चार्जिंग आईसी के पास से निकलकर सीधा जाएगा पावर आईसी में। तो हम चले चले जाते हैं अभी पावर आईसी की तरफ। तो हम अगर यहाँ पावर आईसी की तरफ आ गए तो पावर आईसी के इर्द गिर्द यहाँ जितने भी आपको कैपेसिटर लगे हुए दिख रहे हैं, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं पावर आईसी के पास, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है इस पर हमारा वीपीएच का वोल्टेज आता है या फिर वीएसवाईएस वोल्टेज आता है जो हमको चार्जिंग आईसी देती है, ठीक है। तो ये जो वीएसवाईएस का वोल्टेज है ये जाता है हमारे मीडियाटेक 6357 सीआरवी के अंदर। मतलब ये जो वोल्टेज जो हमको चार्जिंग आईसी से मिला है वो इस पर्टिकुलर पावर आईसी के लिए इनपुट वोल्टेज है। अब हमने चेक तो कर लिया है पावर आईसी जो है उसके पास जो है वो इनपुट वोल्टेज आ रहा है, जो इनपुट वोल्टेज आएगा समथिंग अराउंड आएगा वो 3.7 से 4.2 वोल्ट का। तो चार्जिंग आईसी के थ्रू जो स्विचिंग वोल्टेज निकलेंगे, जैसे अगर मैं बोल दूं कि वहां से जो वोल्टेज आया इन कैपेसिटर के पास जो भी वोल्टेज आएगा वो आएगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक। अगर ये वोल्टेज आ जाता है यार तो मैं बोलूंगा दैट यहाँ जो स्टोरेज आईसी है वो प्रॉपरली, सॉरी, जो चार्जिंग आईसी है वो प्रॉपरली काम कर रही है और वो चार्जिंग आईसी क्या कर रही है, वीपीएच बनाकर हमारे मेन पावर आईसी को दे दी है, ठीक है। तो ये मेन पावर आईसी की तरफ इनपुट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पावर आईसी का आउटपुट चेक करना है। तो मैं कहाँ चेक करूंगा, पावर आईसी का जो आउटपुट है हम इन बक कॉइल्स पर चेक करते हैं। तो देखो यहाँ कितनी बक कॉइल्स लगी है, ये एक बक कॉइल लगी है, ये दो लगी है, तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो हमारे ये पावर आईसी के बाजू में 5 जो है वो कॉइलें लगी है जिसको हम लोग बोलते हैं बक कॉइल, ठीक है। अब ये जो कॉइलें है ये कहाँ कहाँ जा रही है, तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि कॉइल कहाँ जाएगी, ठीक है, इन कॉइलों की हम लोग बात कर ले दैट ये कॉइल कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। तो हो सकता है दैट पहली वाली जो कॉइल है, ये वाली जो कॉइल है, ये हो सकता है कि ये हमारी मॉडेम की कॉइल हो, ठीक है, ये हमारे सीपीयू के साथ कनेक्टेड है और हो सकता है ये मॉडेम की कॉइल हो, मॉडेम के लिए वोल्टेज पहुंचा रही है जो सीपीयू के अंदर ही जाता है इनडायरेक्टली। सेकेंड वाली कॉइल हमारी हो सकती है वी कोर की। वी कोर मतलब वही हमारे प्रोसेसर के लिए जो वोल्टेज जाता है, ठीक है, सीपीयू के अंदर ही जाता है। तीसरी जो कॉइल है ये हो सकती है वी प्रॉक की। वी प्रॉक मतलब वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, ठीक है। तो ये हमारे प्रोसेसर के भी वोल्टेज हो सकते हैं। अच्छा, अब इन तीनों के जो वोल्टेज हो सकते हैं ना वो हो सकते हैं 0.6 से लेकर 1.2 वोल्ट तक। तो यहाँ भी 0.6 से 1.2 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 0.6 से 1.2 वोल्ट तक आएगा, ठीक है, यहाँ भी 0.6 से 1.2 वोल्ट तक आएगा। तो ये तीनों जो कोर के अंदर या फिर जो सीपीयू के अंदर हमारे वोल्टेजेस जा रहे हैं, इसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो 0.6 से लेके 1.2 वोल्ट तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, उसी के बीच में ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो कॉइल है ये शायद हो सकता है हमारा VS1 हो। VS1 जो है, जैसे मैं कॉलकम अगर कभी सीपीयू की बात करूं, कॉलकम वाले डिवाइस के, तो वहां हमको एक हाई एलडीओ मिलता है और एक लो एलडीओ मिलता है। तो यहाँ हमको ये जो VS1 मिला है इसका जो वोल्टेज है ये समथिंग अराउंड 2 वोल्ट के आसपास होता है। तो ये जो कॉइल के पास मेरे को अगर 2 वोल्ट मिल रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है ये हाई एलडीओ बना रहा है। तो हाई एलडीओ वाले जो मोबाइल के अंदर जो डिवाइसेस लगे रहते हैं जहाँ वोल्टेज जो है जाना चाहिए अकॉर्डिंगली, तो उसके हिसाब से
हम ये बोलेंगे कि यहाँ जो वोल्टेज है ये 2 वोल्ट आ रहा है, ये हाई एलडीओ का वोल्टेज है जो हमारे एलडीओ सेक्शन में जाएगा और ये वापस घूम कर, ये जो वोल्टेज है वापस घूमकर पावर आईसी में ही जाता है। ये जो एलडीओ वोल्टेज है VS1 वाला, ये वोल्टेज यहाँ से घूमकर वापस पावर आईसी में जाएगा और एलडीओ के सेक्शन को ऑन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉइल होती है ना, ये हो सकता है हमारी वीपीए की कॉइल हो, है ना। वीपीए मतलब हमारा जो 4G जो आईसी लगी होती है उसके लिए ये वोल्टेज जाता है। तो ये वाला जब मोबाइल आपका डेड रहेगा ना, जब भी आपका मोबाइल डेड है तो उस कंडीशन में इस पर आपको वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। आप क्लियरली ये माइंडसेट दिमाग में बिठा लो दैट इस पर आपको वोल्टेज कब मिलेगा, जब आप मोबाइल के अंदर सिम कार्ड इंसर्ट करोगे, ठीक है। उसके पहले आपको इसके अंदर वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो अगर हमने, हमारे पास कोई सेट आया, हमने चार्जिंग 6 पोर्ट का चार्जिंग पोर्ट जैसे ही हमने सर्किट में लगाया, कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक एक करके वोल्टेजेस चेक किए। अब मैंने क्या किया, इन सबका वोल्टेजेस चेक कर लिया। तो मुझे समझो यहाँ इस तरफ मेरे को यहाँ वोल्टेज मिल गया, समझो 0.8 वोल्ट मिला, यहाँ भी मुझे 0.8 मिला, यहाँ भी मुझे 0.8 मिला, यहाँ मुझे 2 वोल्ट मिल गया, और यहाँ तो ऑब्वियसली मुझे वोल्टेज नहीं मिलेगा जब तक मेरा मोबाइल चालू नहीं होगा। ये सारे वोल्टेजेस मुझे मिल गए, ठीक है। और ये सारे वोल्टेज स्टेबल है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमारे जो वोल्टेज है वो क्या हो जाते हैं, वो कांपने लगते हैं, वो वोल्टेज जो है वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल वोल्टेज रहते हैं, जंप करते रहते हैं वैल्यूज, जैसे वाइब्रेशंस होते हैं ना, ऊपर नीचे, वैसे ही वोल्टेज भी जो है ये ऊपर नीचे अपनी वैल्यू छोड़ते, पकड़ते, फिर ऊपर जाते, फिर बढ़ते, फिर कम होते। तो ऐसे जो वोल्टेजेस रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होना, इसको फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज बोला जाता है। तो जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होना, तो गाइज ये बात दिमाग में रखो, क्या फ्लक्चुएशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमको डिटेल में देखना है वो कारण क्या होंगे। तो अभी फिलहाल, अभी आपका ये सेट है जिसके अंदर समझो बक नहीं बन रहे हैं, बक नहीं बन रहे तो भी आपका मोबाइल डेड है। बक कांप रहे हैं या बक फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो उस केस में भी हमारे बक जो हमारा जो मोबाइल है वो सेट ऑन नहीं होगा। बक स्टेबल है, बक स्टेबल है, उस केस में हम ये बोलेंगे हाँ मोबाइल ऑन होने के जो है वो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन बग अगर कभी अनस्टेबल है या फिर बग फ्लक्चुएट हो रहा है, बग बन ही नहीं रहा है, तो उस केस में हम लोग ये बोलेंगे हमारा मोबाइल पूरा डेड है, ठीक है। अब मोबाइल डेड है, समझो मोबाइल हमारा तो ऑलरेडी डेड कंडीशन में है, तो ये डेड होने की कंडीशन क्यों आई। हमको पहले ये जानना है कि हमारा मोबाइल जो है अगर कभी सारी बग स्टेबल होने के बाद भी अगर हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो पावर आईसी के अंदर ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है जिसके ऊपर हमको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर मैं इस 6357 सीआरबी आईसी के बारे में बात करूं, तो ये आईसी जो है ना, ये जितने बग बना रही है, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ कितने बग बनाई है इसने, 1 2 3 4, पांचवा बग है ये। कब कब इसके इसके ऊपर वोल्टेज कब आएगा, जब हमारा सेट ऑन होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी कॉलकम के जो सेट होते हैं उसके अंदर देखो दो एलडीओ मिलते हैं, एक हायर एलडीओ मिलता है, एक लोअर एलडीओ मिलता है। हाई एलडीओ, लो एलडीओ, तो आप जब इसको केयरफुली देखोगे तो हमको हाई एलडीओ मिल गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं VS1, हमको लो एलडीओ नहीं मिला, लो एलडीओ हमको मिला नहीं इस पर। तो एक्चुअल में दोस्तों कैसा होता है कि हाई एलडीओ के साथ साथ लो एलडीओ भी मिलना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जो लो एलडीओ वाले सेक्शंस होते हैं जिसके ऊपर वोल्टेज जाना जरूरी है। तो हमारी ये जो 6357 सीआरबी वाली आईसी, ये इतनी केपेबल नहीं है कि वो सारे वोल्टेजेस बना ले, ये इतनी केपेबल आईसी नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि इस आईसी को उन लोगों ने क्या किया, लगाया तो है लेकिन ये आईसी सारे वोल्टेजेस तो बना नहीं सकती। तो इस आईसी को सपोर्ट करने के लिए, इस आईसी को प्रॉपर पूरा कंप्लीट करने के लिए, या फिर हमारी आईसी केपेबल नहीं है उसको प्रॉपर बैलेंस से सपोर्टिंग के लिए, उन लोगों ने एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाया। एक्सटर्नल बक कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है, क्या कंपनी को पता है दैट ये वाली आईसी सारा लोड पूरे मोबाइल का नहीं झेल पाएगी, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाया कि बाबा चलो तुम इतने इतने वोल्टेजेस बना लो, बाकी के बक हम कोई और आईसी से बनवा लेंगे, ठीक है। तो इस 6357 आईसी की कैपेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये सारे वोल्टेजेस बना ले, तो उसके लिए हमने एक सपोर्ट लिया दूसरी आईसी का। तो यहां आपको दिख रही है ये आईसी, ये जो आईसी है जिसके ऊपर Z03 लिखा है, ये हमारा एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है, ये 8 पिन की आईसी है, ठीक है। ये क्या करेगी, 8 पिन की आईसी एक एक्स्ट्रा बक बना के देगी हमको, जो कि होगा, जो आएगा हमारे इस वाली कॉइल पर। तो इस वाली कॉइल पर जो है हमको 1.4 वोल्ट मिलना चाहिए, 1.4 1.45 अगर कभी यहाँ वोल्टेज हमको मिल गया तो हम ये बोलेंगे कि हमारे मोबाइल का जो एलडीओ वाला सेक्शन है या फिर एलडीओ वोल्टेज है, जो हमारा ये वाला पावर आईसी नहीं बना पा रहा है, तो वो जो एलडीओ है वो हमारा ये वाला आईसी बना के दे रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। अगर मुझे यहाँ 1.4 वोल्टेज मिल गया तो मैं ये बोल दूंगा दैट हाँ ये मेरा जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है।
इस चीज को ना हम एक काम करते हैं, इस चीज को ना हम थोड़ा सर्किट डायग्राम से समझते हैं तो थोड़ा सा हमको क्लियरली समझ में आएगा दैट कौन से वोल्टेज कहां से कहां जा रहे हैं। मैं इन सारी चीजों को समझाने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं कि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको मोबाइल के सर्किट के बारे में समझ ही नहीं बैठेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, मैं यहां आता हूं सबसे पहले। तो आप ये समझो मेरे दोस्तों कि ये जो है ये मेरी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। आप इतना दिमाग में रखो, ये जो चार्जिंग आईसी है, इस चार्जिंग आईसी से एक वोल्टेज निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच वोल्टेज या वीएसवाईएस वोल्टेज, ठीक है। इस चार्जिंग आईसी से वीएसवाईएस वाला वोल्टेज निकला जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये वो वोल्टेज है जो हमारी पावर आईसी की तरफ जाएगी। ये आईसी जो है ये स्विचिंग करेगी तो यहाँ से स्विचिंग वोल्टेज बनेंगे जो इस कॉइल पर आएंगे, और ये कॉइल जो है ये यहाँ से ये जो वोल्टेज है ये भेज देगी हमारे पावर आईसी की तरफ, ठीक है। तो हमारी पावर आईसी की तरफ, ये हमारी पावर आईसी यहाँ लगी है जिसके बाजू बाजू में बहुत सारे कॉइल्स है। तो वो जो वोल्टेज है वो यहाँ पहुंचेंगे। अब वो वोल्टेज यहाँ पहुंच गए तो आईसी के अंदर इनपुट हो गया, आईसी ने आउटपुट निकाली और ये हमारी बक कॉइल्स के पास वो सारे आउटपुट आ गए। ये जो हमारी चार्जिंग आईसी ये इतनी केपेबल नहीं है कि ये सारी बग बना ले, तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो कंपनी है उसने एक अलग से आईसी लगा के दी और ये बोला दैट हाँ मैं ये जो आईसी हम लगा रहे ये मेन पावर आईसी को सपोर्ट करने के लिए लगा रहे। तो ये जो ये डिवाइस है जिधर आपको Z03 लिखा हुआ दिख रहा है, ये 8 पिन की आईसी है जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर जैसा काम करेगी। ये आईसी जो है ये बक वोल्टेज निकाल के देगी हमको। तो इस वाले कॉइल पर हमको 1.4 वोल्टेज मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है ये हमारा लो एलडीओ जो है यहाँ बन चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सर्किट के फॉर्म में समझते हैं, बिकॉज सर्किट में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्किट को ऑन करता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है वो मीडियाटेक के जो बक सर्किट है उसकी तरफ हम लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा होगा वो ये है कि हमारा यहाँ चार्जिंग आईसी लगा है, जो चार्जिंग आईसी है, ठीक है। चार्जिंग आईसी के जस्ट बाद मैंने आपको एक कॉइल बताया था, वो कॉइल जो है वो 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट जो है वो स्विचिंग वोल्टेज जो है वो निकालती है और सीधा हमारे पावर आईसी को दे देती है। तो इस चार्जिंग आईसी से जो भी वोल्टेज निकलेगा मेरे दोस्तों वो हमारा होगा वीएसवाईएस वाला वोल्टेज या फिर हम लोग उसको बोलते हैं वीपीएच वाला वोल्टेज, जो यहाँ से निकलकर सीधा जाएगा हमारी पावर आईसी में। पावर आईसी को इनपुट मिलेगा, पावर आईसी आउटपुट निकालेगी। अब पावर आईसी से जस्ट कनेक्टेड क्या है, हमारे पास कॉइल कनेक्टेड है। तो मैंने आपको बताया था दैट पावर आईसी के पास 5 कॉइल लगी है। तो ये देखो ये 1 2 3 4 5 या 5 कॉइलें जो है यहाँ लगी हुई है पावर आईसी के जस्ट बाद। मतलब पावर आईसी के बाहर आप देखोगे तो उसके इर्द गिर्द आपको कुछ कॉइलें मिलेगी। तो हमने देखा था वहां 5 कॉइलें लगी है। तो पहली कॉइल जो थी वो मॉडेम की कॉइल थी जो सीधा निकलकर कहाँ चली गई, हमारे सीपीयू में कनेक्टेड हो गई। देन दूसरा हमारा वी कोर की कॉइल थी जो सीपीयू में कनेक्टेड हो गई, और जो हमारा वी प्रोक की कॉइल थी वोल्टेज फॉर प्रोसेसर वाली कॉइल वो भी हमारी सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ जो वोल्टेजेस बनेंगे जो 0.6 से लेके 1.2 वोल्ट के वोल्टेज के आसपास हो गए ये सीधा सीपीयू में चले जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारी जो चौथी कॉइल है वो वीपीए की कॉइल है जो हमारे 4G पीएफओ के लिए जाती है, ठीक है। 4G पीए के लिए जाती है जो वोल्टेज जो है सीधा हमारे नेटवर्क आईसी की तरफ या फिर जो 4G का जो पी है उसकी तरफ चला जाएगा। अच्छा, ये जो वोल्टेज है ये नहीं बनती है। ये वोल्टेज कब बनेगा, अगर आपका फोन डेड है तो ये वोल्टेज नहीं बनने वाला है। ये वोल्टेज कब बनेगा, जब आप सिम कार्ड डाल दोगे मोबाइल में, उसके बाद ये वोल्टेज बनना चालू होती है। ये वाली जो कॉइल है ये BS1 वोल्टेज बनाएगी। BS1 मतलब एक हाई एलडीओ, 2 वोल्ट मिल रहा है मतलब ये हाई एलडीओ जो है वोल्टेज बना रही है। और बाद में यही जो वोल्टेज है ये वापस निकल कर जो है ये वापस निकलकर हमारी पावर आईसी के अंदर जाती है और वो एलडीओ सर्किट को ऑन करती है। वो हम देखते हैं कैसे। तो अभी ये जो 2 वोल्ट है, ये जो 2 वोल्ट है ये निकल कर कहाँ जा रहा है, यह हमारा जा रहा है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के अंदर। मतलब जो हमने कॉइल देखा था जो पावर आईसी के पास थी जो 2 वोल्ट बना रही थी, वो सीधा जा रही है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के अंदर, और एक्सटर्नल बक कन्वर्टर से फिर एक वोल्टेज निकलेगा जो जिसको हम लोग बोलेंगे लो एलडीओ वोल्टेज, ठीक है। अभी फिलहाल ये PS1 जो है वो हाई एलडीओ जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ हमारी 8 पिन का जो है ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर हमने लगा के रखा हो और इनकी नंबरिंग कर दिया वो पिन की। तो जैसे हम लोग ऐसे जाते हैं, जो पिन वाली आईसी होती है उसके अंदर हम लोग, या फिर जो लेग वाली आईसी होती है उसके अंदर हम एंटी क्लॉकवाइज तरीके से मूव होते हैं। तो यहाँ आप देख लो दैट इसकी नंबरिंग कैसी की है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पिन की आईसी है। इसका जो पहला जो पिन है ना वो इनेबल पिन है, ठीक है। इनेबल चार्जिंग, इसको इनेबल हम क्यों बोलते हैं कि हमारी आईसी जो है जैसे ही यहाँ 2 वोल्ट आएगा तो हमारी आईसी इनेबल होगी। बट इस आईसी को इनेबल होने के लिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको इनपुट देते हैं। वो इनपुट होता है
VSYS मतलब VPH वोल्टेज का। जब भी इस आईसी के 7 नंबर पिन पर एक वोल्टेज आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट वोल्टेज या VPH वोल्टेज या VSYS वोल्टेज, जैसे ही यहाँ इन आएगा और यहाँ से हमारा जो हाई एलडीओ है VS1 वो इसको मिलेगा तो हमारी जो आईसी है वो इनेबल हो जाएगी। जैसे ही हमारी आईसी इनेबल होगी तो आईसी तुरंत एक आउटपुट निकाल देगी 6 नंबर पिन से। देखो यहाँ 6 नंबर पिन से इस आईसी ने आउटपुट निकाला और वो जो आउटपुट है वो इस 2 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया उसने 1.4 वोल्ट में। अब इसके बाद आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि जैसे ही हमारा ये जो 1.4 वोल्ट का आउटपुट है निकला, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर एलडीओ। अब ये लो एलडीओ वाला वोल्टेज जो है वो बाहर निकला। वो कैसे निकला? वो इस कॉइल के थ्रू। जैसे आपने देखा एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के साइड में ही एक कॉइल लगी हुई थी, ठीक है। तो वो कॉइल के ऊपर हम 1.4 वोल्ट चेक करते हैं। अगर वहां 1.4 वोल्ट अगर कभी आ गया तो हम ये बोलेंगे ये जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब यही जो वोल्टेज है ना 1.4 बोला, वो इस कॉइल के थ्रू होते हुए ये वाली आईसी की तरफ चला जाएगा और यहीं से ये 1.4 वोल्टेज यहां से निकलकर हमारे पावर आईसी के अंदर भी चला जाएगा, जो आगे जाकर हमारे एलडीओ सर्किट को पावर आईसी के अंदर ऑन करेगा। तो यही वोल्टेज जो बनता है वो वापस रिपीट होकर हमारे पावर आईसी के अंदर ही जाता है और हमारे एलडीओ सर्किट को ऑन करता है। अब इसके बाद देखो आपने आपने देखा कि ये हमारी ये एक पहली पावर आईसी है, ठीक है। अब इस पावर आईसी को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिव डिवाइस लगा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। ये सेकंड डिवाइस है जो हमारा बग बना रहा है, ठीक है। जो क्या बना रहा है? बग बना रहा है, ठीक है। तो एक ये जो पावर आईसी ये बग बना रही है, दूसरा ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है ये बग बना रहा है। ये दोनों वोल्टेज बनने के बाद भी अगर कभी हमारा VA12 का वोल्टेज अगर ना बने ना दोस्तों, तो ये समझ जाना आपका फोन अभी भी डेड रहेगा। एक और बग बन रहा है। अब यहाँ देखो ये तो एक बग बना, ठीक है, जो हमारे ये बग बना रही है। दूसरा ये वाला एक्सटर्नल बग कन्वर्टर ने एक बग बनाया। अब क्या हुआ, क्या एक और बग बनता है जो इस आईसी के थ्रू बनेगा, जो हमारे एलडीओ फॉर VA12 के लिए होगा। तो VA12 वाला जो बॉल है या फिर VA12 वाला जो वोल्टेज है वो निकलेगा इस आईसी के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं कि VS2 वाला जो वोल्टेज है, जो 1.4 वोल्ट जो हमारा बना था ना अभी जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर से, ये VS2 वाला जो वोल्टेज है 1.4 वाला वो इस पर्टिकुलर आईसी में जाएगा, एज एन इनपुट बनेगा और इस आईसी के थ्रू एक आउटपुट निकलेगा 1.2 वोल्ट का। ये 1.2 वोल्ट जो है ये हमारा सीपीयू के अंदर जाएगा, जिसको अगेन हम लोग बोलते हैं बक, ठीक है। मतलब यहाँ तीसरा बग बना रहा है। वो कौन बना रहा है? एक्सटर्नल आईसी बना रही है, इंटरनल नहीं, क्योंकि हमारी आईसी इतनी केपेबल नहीं है कि ये सारे बग बना दे, इसलिए उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो आईसी है ये 1.2 वोल्ट बनाएगी। अब इस आईसी के अंदर 1.4 वोल्ट का इनपुट आया और ये इस 1.24 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगी 1.2 वोल्ट में, और ये जो VA12 वाला वोल्टेज है वो सीधा निकलकर हमारे सीपीयू के अंदर चला जाएगा। अब ये वाली आईसी जो है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, यहां आप देखो उसके अंदर एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है या फिर दो रजिस्टर लगे हैं, एक पुल अप रजिस्टर लगा है, एक पुल डाउन रजिस्टर लगा है, जो डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, ठीक है, जो जनरली फीडबैक का काम करते हैं। तो यहाँ भी आप देखो दो रजिस्टर लगे हैं जो अगेन एक डिवाइडर सर्किट बना रहे और फीडबैक का ये काम करेंगे। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर समझो कि हमारे को ये सारे वोल्टेज मिल गए, ठीक है, ये सारे वोल्टेज मिल गए और उसके बाद हमने हमने ये देखा कि हमारी इस वाली एक्सटर्नल बक कन्वर्टर पर हमें इनपुट भी मिल गया, जो हमारा इनपुट था, इनपुट वोल्टेज आ रहा है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर पर, और हमारा जो 2 वोल्ट है जो इस कॉइल के थ्रू आ रहा था वो भी एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को मिल रहा है। यहां से भी वोल्टेज मिल गया एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को, यहां से भी वोल्टेज मिल गया, ये दोनों वोल्टेज मिल गए। जैसे ये तो इनपुट वोल्टेज था, ये जैसे ये इनपुट वोल्टेज आया इस आईसी के अंदर, ये 2 वोल्ट इनेबल्ड हुआ, इसको हम लोग इनेबल्ड बोलते हैं, ईएन, ठीक है, ईएन भी बोलते हैं, इनेबल्ड वोल्टेज। तो ये इनपुट वोल्टेज आएगा तो यहां से जब 2 वोल्ट आएगा तो ये आईसी इनेबल्ड हो जाएगी। जैसे ही आईसी इनेबल्ड होगी तो ये तैयार हो जाएगी हमारे अंदर से आउटपुट निकालने के लिए। तो जैसे ये आउटपुट निकला, ठीक है, और समझो कि यहां इनमें से कोई एक रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो गई, आउटपुट तो तब निकलेगा ना कि जब ये जो फीडबैक यहां से घूम कर गया है इसी आईसी के अंदर, वो जब सेंस करेगा कि हाँ मेरा आउटपुट क्या है और वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, तो आईसी जो है ना उसके अंदर जो फीडबैक आता है ना, तो आईसी खुद भी जानना चाहती है कि मेरा आउटपुट क्या है। अब समझो क्या इस फीडबैक के अंदर अगर कभी एक वोल्टेज जो है इसका रिक्वायर्ड वोल्टेज था, अगर उससे वोल्टेज कम हो गया, जैसे यहाँ रजिस्टर की वैल्यू अगर अलग अलग होगी, रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो गई, तो रजिस्टर की वैल्यू चेंज होने की वजह से यहाँ फीडबैक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो उसके अंदर जो वोल्टेज जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो जब भी चेंज वोल्टेज मिलेगा तो ये बात आप दिमाग में रखो कि ये जो आईसी है ये अपना आउटपुट निकालेगी ही नहीं। तो इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू प्रॉपरली चेक करना, इनमें से अगर कभी कोई एक रजिस्टर अगर निकल गया ना तो हमारा सेट डेड हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही हमारे ये जो 1.4 वोल्ट जो है ये बन गया,
और यहाँ से हमारे जो फीडबैक के जो रजिस्टर है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, जो डिवाइडर रजिस्टर है। तो हमारी ये जो आईसी है ये प्रॉपर आउटपुट भी निकालेगी और ये आगे के सर्किट को उस वाले आउटपुट को जाने भी देगी। अब यही जो आउटपुट निकला है वो आगे वाली आईसी के लिए इनपुट बन जाएगा। लेकिन आप ये बात दिमाग में रखो कि अगर इन रजिस्टर की वैल्यू अगर कभी चेंज हो गई ना, तो आप यहाँ कितने ही बार एक्सटर्नल बक कन्वर्टर चेंज कर लो, कितने ही बार पावर आईसी चेंज कर लो, कितने ही बार सीपीयू रिवॉल्व कर लो, आपका सेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपको इनकी वैल्यू जो खराब हुई है उसको सेट करनी है। अगर ये वाला रजिस्टर अपनी वैल्यू छोड़ देता है, उसी सेम वैल्यू का आप रजिस्टर लगाओ तो आपका जो सेट है वो ऑन हो जाएगा। अगर ग्राउंड निकल गया तो आपको ग्राउंड भी लगाना पड़ेगा। तो कभी कभी हमारे फीडबैक की वजह से भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना इस चीज को दोस्तों, कि यही सारे कारण है जिसकी वजह से आपका सेट नहीं बनता। आप सब चीज रिवॉल्व कर लो, आपका सेट ऑन ही नहीं होता है। अब ये जो 1.4 वोल्ट है वो यहां से निकलकर कहां चला गया, इस वाले आईसी में जो है एलडीओ फॉर VA12। अगर आपका VA12 का वोल्टेज भी नहीं बनाना दोस्तों तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये जो है इस आईसी में जब 1.4 वोल्ट का इनपुट जैसे ही मिलता है ना, तो ये आईसी जो है ना अपना आउटपुट निकालती है 1.2 वोल्ट का। अब ये जो 1.2 वोल्ट है ये सीधा निकलकर हमारे सीपीयू में चला गया, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था दैट हमारे जो बक के जो वोल्टेजेस होते हैं वो 0.6 से 1.2 के बीच में होते हैं। तो 1.2 से ज्यादा वोल्टेज सीपीयू के अंदर नहीं जाना चाहिए। 1.2 वोल्ट इसके अंदर चला गया, तो जैसे ही ये वोल्टेज हमारे मोबाइल के अंदर सेट के अंदर जाएगा वैसे ही हमारा जो मोबाइल है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी एक डिवाइडर सर्किट लगा है, जिसकी वैल्यू अगर कभी चेंज हो गई तो अगेन हमारा जो सेट है वो डेड होने के चांसेस है, क्योंकि ये जो आईसी है ये अपना आउटपुट ही नहीं निकालेगी। तो ये जो दो रजिस्टर है, अगर इनकी वैल्यू अगर इन्होंने छोड़ दिया या फिर इनमें से कोई एक रजिस्टर अगर निकल गया ना, तो हमारा ये जो वोल्टेज है VA12 वाला ये बनेगा ही नहीं और ये हमारे सीपीयू के अंदर नहीं जाएगा। ग्राउंड भी कभी कभी पतरा उखड़ने के टाइम पे आप निकाल देते हो, तो रजिस्टर का ग्राउंड निकल गया तो उस केस में भी हमारा जो सेट है वो ऑन नहीं होगा। तो प्लीज इन सारी चीजों को दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम ये दोनों एक्सटर्नल बक कन्वर्टर और ये वाली आईसी हमारे मदरबोर्ड में कहाँ लगी होती है हम वो देख लेते हैं। तो हम चलो आ जाते हैं अब यहाँ हम आ जाते हैं और देख लेते हैं कि ये हमारे मदरबोर्ड में कहाँ लगी हुई है। तो दोस्तों आ गए हम लोग अभी यहाँ मदरबोर्ड में हमारे। अब इस मदरबोर्ड में आप देखो, इस मदरबोर्ड को प्रॉपरली देखो। यहाँ जो हमारे पास जो आईसी लगी है हमारी स्टोरेज आईसी है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर की, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ। तो ये जो है हमारा पावर आईसी है और इस पावर आईसी के जस्ट बाद यहाँ यहाँ जो है ये हमारा एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा है। और इस एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के साथ यहाँ जो हमारा कॉइल है ये हमारी वो कॉइल है जो 1.4 वोल्ट बनाती है। और ये जो 1.4 वोल्ट है ये सीधा चला जाता है हमारे VA12 वाली आईसी की तरफ, जो एलडीओ फॉर VA12 है। ये है वो आईसी जो हमारी सीपीयू से बिल्कुल सटी हुई नीचे लगी हुई है, ये वाली आईसी जो 9 वोल्ट की है। तो इस वाली आईसी के अंदर यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ 1.4 वोल्ट मिल रहा है जो यहाँ से इस आईसी के अंदर चला गया। और इस आईसी का जो आउटपुट है हमको यहाँ मिलेगा 1.2 वोल्ट का। और वो जो 1.2 वोल्ट है वो यहाँ से निकलकर सीधा सीपीयू में चला जाएगा। अब यहाँ देखो ये दो रजिस्टर लगाया। अगर आप पतरा उखाड़ने के टाइम पे अगर इनमें से कोई एक रजिस्टर निकल गया ना, तो आपकी आईसी जो है वो आउटपुट नहीं निकालेगी, और आउटपुट नहीं निकालेगी तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो ये जो है ये डिवाइडर सर्किट के दो रजिस्टर है। और हमारे एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के पास एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के पास यहाँ ये जो दो रजिस्टर लगे हैं ये हमारा डिवाइडर सर्किट बनाते हैं। तो इनको भी आप देख लेना, अगर इनमें से भी कोई एक रजिस्टर अगर कभी निकल गया तो आपकी जो आईसी है वो आउटपुट नहीं निकालेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा ओवरव्यू मीडियाटेक का जो